नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धवायस में। सिद्धवायस की तरफ से हमने जो एनसीईआरटी की टिकोडी सीरीज चालू की है, उस सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं जो 8वीं क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है, उसके चौथे चैप्टर को आज यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। मतलब आज के इस लेक्चर में इन डिटेल में जो हमारी खेती है या जो हमारी फार्मिंग है, उसके बारे में इन डिटेल में यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले पॉइंट से। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, fruits, vegetables, flowers, and rearing of livestock. In the world, 50% of the person are engaged in the agriculture activity. Two-thirds of the India's population is still depend on agriculture. Favorable topography of soil and climate are vital for agriculture activity. The land on which the crop are grown is known as arable land. तो देखिए, जो एग्रीकल्चर है इट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जहां पे जो रॉ मटेरियल होता है उसको निकाला जाता है या उसका हमें उत्पादन या प्रोडक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरी होती है सेकेंडरी एक्टिविटी, जिसमें जो हमारे कारखाने होते हैं या जो हमारी फैक्ट्रीज होती है वहां पे जो कोई भी हम मटेरियल लेके जाते हैं और उस मटेरियल को प्रोसेस करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसे कहा जाता है सेकेंडरी एक्टिविटी। और जो टर्शरी एक्टिविटी होती है, मतलब तीसरे क्रमांक की जो एक्टिविटी होती है, वहां पे भिन्न भिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं या जो सर्विसेज है उनका वहां पे हमें समावेश देखने को मिलता है। जैसे कि वहां पे हमें डॉक्टर्स देखने को मिलते हैं, प्राध्यापक या जो प्रोफेसर होते हैं जो टीचिंग का काम करते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, या जो ट्रांसपोर्ट का जो भी फैसिलिटीज होती है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज हमें सेवा क्षेत्र के अंदर ही आती हुई देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो देखिए, एग्रीकल्चर में हमें जो क्रॉप्स होते हैं या जो फसलें होती है उनकी ग्रोथ देखने को मिलती है। उसी समय जो भिन्न भिन्न प्रकार के फ्रूट हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जो एप्पल होता है, बनाना होता है, या जो कोई भी आम होता है, इस प्रकार के जो भी फल आज के दिनों में हम यूज में लाते हैं उनका भी प्रोडक्शन हमें खेती में देखने को मिलता है। उसी समय जो भिन्न भिन्न प्रकार की वेजिटेबल्स है जिनमें हमें फ्लावर्स भी देखने को मिलते हैं। उसी समय यहाँ पे हमें जो कई प्रकार की सब्जियां हम हमारे खाने में इस्तेमाल करते हैं, उन सारी सब्जियों या उसी समय जो भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों का यहाँ पे हम हमारे डेली लाइफ में जो हमारा घर होता है उसको डेकोरेट करने के लिए यूज करते हैं, या जो कोई भी फंक्शंस होते हैं वहां पे जो फूलों का हम इस्तेमाल करते हैं, ये सारे के सारे फूल हमें खेती से ही आते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे बन जाता है जो रियरिंग ऑफ द लाइफ स्टॉक होता है, मतलब जो जानवर होते हैं उनको पालने का जो कोई भी एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है, वो भी हमें यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है उसके अंडर ही आती हुई देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर हम विश्व तौर पर बात करें तो देखिए, विश्व की लगभग 50% मतलब आधी जो जन आबादी है वो हमें एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज में ही इंगेज या एग्रीकल्चर में ही देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर हम हमारा इंडिया की बात करें तो देखिए, हमारे इंडिया में लगभग 2/3 जो पॉपुलेशन है, मतलब 66% के अराउंड जो भी हमारी जनसंख्या है वो हमें पूरी तरह से जो हमारा एग्रीकल्चर है, जो हमारी खेती है, उसी पे डिपेंड हमें देखने को मिलती है। खासकर जो एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए जो कोई भी फेवरेबल क्लाइमेट होता है और उसी समय जिस किसी भी एरिया का टोपोग्राफी या सॉइल ठीक ठाक हो, मतलब फर्टाइल हो, उस एरिया में काफी अधिक मात्रा में जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी है उसे हम देख सकते हैं। यहाँ पे एक अराइबल लैंड हम किसे कहते हैं उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। द लैंड ऑन विच द क्रॉप आर ग्रोन इज नोन एज अराइबल लैंड। तो अराइबल लैंड वो लैंड होता है जिस लैंड पे जो फसल है उसको उगाया जाता है, उसको हार्वेस्ट किया जाता है और उससे अनाज निकाला जाता है, या जिसका कोई जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्शन के लिए जो कोई भी लैंड हो उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहा जाता है अराइबल लैंड। ये जो कंसेप्ट है, ये जो कीवर्ड है, इस वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर वर्ड है उसका ओरिजिन कैसे और कहाँ से हुआ, इस चीज को जरा देख लेते हैं। द वर्ड एग्रीकल्चर इज डेरिव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एगर और एग्री मीनिंग सॉइल एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन और द
टिलिंग ऑफ द सॉइल। तो देखिए जो एग्रीकल्चर वर्ड है उसका जन्म हमें एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है एगर, या जिसे एग्री इस वर्ड से जाना जाता है। यहाँ पे जो एग्री है उसका मतलब होता है सॉइल, मतलब जमीन, और जो कल्चर होता है उसका यहाँ पे मीनिंग है कल्टीवेशन, या जो हमको लैंड को टिल करते हैं या लैंड को या जमीन को जोतने का काम करते हैं उसे कहा जाता है कल्चर। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर से बनता है हमारा खेती, मतलब वो जमीन, वो सॉइल जिसे हम जोतते हैं या उसे हम टिल करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा एग्रीकल्चर वर्ड है उसका ओरिजिन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे विश्व का मैप दिया गया है और इस मैप में हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अराइवल लैंड दिया गया है। अराइवल लैंड वो लैंड होता है जिस किसी भी लैंड पे जो क्रॉप्स होते हैं, अगर उस लैंड पे उन क्रॉप्स को हम उगाते हैं उसे कहा जाता है अराइवल लैंड। तो यहाँ पे विश्व तौर पर जो अराइवल लैंड है वो यहाँ पर हमें इस डार्क शैडो में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो यूएसए है या जो अमेरिका और जो कनाडा का जो एरिया है यहाँ पे सबसे अधिक अराइवल लैंड देखने को मिलता है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो यूरोप का जो कॉन्टिनेंट का एरिया है वहां पे सबसे अधिक यहाँ पे इस एरिया में हमें अराइवल लैंड देखने को मिलता है। मतलब यहाँ की जो लैंड है उसका यूज खेती के लिए काफी अधिक मात्रा में या जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी फसलें हैं या जो भी क्रॉप है उनके प्रोडक्शन में किया जाता है। अगर यहाँ पे तीसरे नंबर पे अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो देखिए हमारे इंडिया में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लगभग पूरी की पूरी जो जमीन है वो एक अराइवल लैंड है। मतलब हमारे इंडिया में पूरी जमीन पर खेती यहाँ पे बनती हुई हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो ईस्ट चाइना का यहाँ पे ये जो ईस्ट वाला जो एरिया है यहाँ पे इस एरिया में भी काफी अधिक मात्रा में यहाँ पर हमें अराइवल लैंड देखने को मिलता है। विश्व में केवल 4 ही जगहों पे सबसे अधिक हमें अराइवल लैंड देखने को मिलती है, जिनमें एक हमने यूएस और कनाडा के बीच में देखी, दूसरे हमने जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वहां पे देखी, तीसरी यहाँ पे जो हमारा इंडिया है हमारे इंडिया में और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो एरिया है उस एरिया में हमें देखने को मिलती है, और आखिरी जो चौथे नंबर के अराइवल लैंड है वो हमें ईस्ट चाइना का जो ईस्ट का एरिया है वहां पे देखने को मिलती है। उसी समय यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है वहां के उसके दक्षिण में भी यहाँ पे हमें कुछ अराइवल लैंड देखने को मिलती है। उसके बाद जो पूरा का पूरा ये जो व्हाइट कलर में एरिया हमें शो किया गया है, दिखाया गया है, यहाँ की जो भी जमीन है वो हम खेती के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इस एरिया में हमें जो सहारा रेगिस्तान का जो एरिया है वो देखने को मिलता है। यहाँ की जो भी जमीन है इस जमीन में हमें जो अमेज़न के जो जंगल है वो जंगल यहाँ पे इस एरिया में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे इस एरिया में जो हमारा रशिया और जो साइबेरिया का एरिया है वो आता है, जो कि काफी सालों तक या काफी दिनों तक साल में यहाँ पे हमें बर्फ देखने को मिलती है। तो उसी कारण इन एरियाओं में जो खेती है या खेती के लिए जो जमीन है वहां पे जो फसल है उसको उगाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए जो भी फेवरेबल सॉइल या जो क्लाइमेट की हमें जरूरत है वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होती हुई हमें देखने को नहीं मिलती। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर एक बड़ा सा डू यू नो हमें देखने को मिल रहा है, जरा इसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कल्चर का मीनिंग हमने पहले ही देखा है। कल्चर का मीनिंग होता है जो सॉइल होती है या जो जमीन होती है उसको जोतने से होता है या टिलिंग ऑफ द सॉइल होता है। यहाँ पे एग्री से मतलब होता है जो जमीन है, जो खेती है। तो यहाँ पे जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी एग्रीकल्चर होते हैं, सेरिकल्चर होता है, पिसिकल्चर, विटिकल्चर और जो हॉर्टिकल्चर होता है उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर की। द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग द लाइफ स्टॉक इज कॉल्ड फार्मिंग। तो देखिए फार्मिंग में क्या होता है, फार्मिंग में जो सॉइल होती है उसको जोता जाता है या उसको कल्टीवेट किया जाता है। उसी समय यहाँ पे जो जमीन होती है उस जमीन पे भिन्न भिन्न प्रकार के जो क्रॉप्स होते हैं या जो फसलें होती है उनको उगाया जाता है। और तीसरा यहाँ पे फार्मिंग में जो पालतू जानवर होते हैं उन जानवरों को पाला जाता है, उनका यूज मिल्क होता है, जो चमड़ी होती है या जो मांस होता है उसके लिए उनका यूज हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है उसे फार्मिंग या उसे एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दूसरा है सेरिकल्चर। कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज मे बी सप्लीमेंट टू द इनकम ऑफ द फार्म।
सेरीकल्चर में जो हम सिल्क या जो रेशम के कपड़े हम पहनते हैं और जो रेशम का जो धागा होता है उस धागे को बनाने के लिए एक विशिष्ट प्रकार के जो वर्म्स होते हैं उनको हमें पालना होता है और उन्हीं वर्म्स के माध्यम से हम जो हमारा सिल्क या जो रेशम है उसके धागे बना सकते हैं। और इस प्रकार की जो भी एक्टिविटी होती है या जो कोई भी फार्मिंग होती है उसे कहा जाता है सेरीकल्चर। इस चीज को ध्यान में रखें। तीसरा है पिसीकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ द फिश इन अ स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। तो देखिए जो मछली पालन है मतलब जिस किसी भी एरिया में हम मछली पालन करते हैं वहां पे एक स्पेशल एक विशिष्ट प्रकार का टैंक बनाया जाता है या पॉन्ड बनाया जाता है और उसमें जो मछली होती है उनका पालन या पोषण हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो यहाँ पे जो मछलियां होती है या जो फिशेस होते हैं इनका पालन पोषण हमें खासकर जो कमर्शियल पर्पजेस होते हैं मतलब जैसे ही यहाँ की जो मछलियां होगी इनको हम एज अ पॉन्ड में डालते हैं एज अ बीज के तौर पे और जैसे ही ये साइज में बड़ी हो जाती है तो उनको हम मार्केट में उतार देते हैं और उनको हम बेचकर पैसा कमाते हैं। इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है उसे कहा जाता है पिसीकल्चर, जिसमें कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्सेस मतलब जो अंगूर की खेती होती है उस अंगूर की खेती को कहा जाता है विटिकल्चर। और यहाँ पे आखिर में हमें 5वें नंबर पे देखने को मिलता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूजेस। तो देखिए जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो फ्लावर्स और जो फ्रूट इनका जो प्रोडक्शन होता है और उनका जो प्रोडक्शन हमें खास तौर पे जो कमर्शियल यूज है मतलब पैसे कमाने के लिए किया जाता है उस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है उसे कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर अब बात करेंगे फार्म सिस्टम की। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट अ सिस्टम। द इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर। Some of the operation involved are plugging, sowing, irrigation, weeding and harvesting. The outputs from the system include crops, wool, dairy and poultry products। तो देखिए जो फार्मिंग होती है, जो खेती होती है उसे एज अ सिस्टम के तौर पर अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे कुछ इनपुट्स और यहाँ पे उसी समय कुछ ऑपरेशन देखने को मिलते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमें जो कोई भी आउटपुट मिलता है तो इस प्रकार का ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे बनता हुआ हमें देखने को मिलता है और उसी को कहा जाता है फार्म सिस्टम। तो यहाँ पे जो इनपुट होता है इनपुट के तौर पर यहाँ पे एग्रीकल्चर में या फार्मिंग में हम जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं उसका यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जो भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक या जो कोई भी रासायनिक खाद है उनका भी यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। मशीनरी के तौर पे हम जो ट्रैक्टर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और उसी समय जो मैनुअल लेबर्स होते हैं उनकी भी यहाँ पे हमें जरूरत होती है। यहाँ पे ये तो हमने जो एग्रीकल्चर सिस्टम में जो कोई भी महत्वपूर्ण इनपुट्स है उनकी बात की। अब यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है उसमें कौन कौन से कार्य किए जाते हैं या उसमें कौन कौन से ऑपरेशन हमें देखने को मिलते हैं उसको जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है प्लगिंग, मतलब जो कोई भी जमीन होती है उस जमीन को हमें फसल के लिए या फसल को बोने के लिए तैयार करना पड़ता है। उसके बाद जो कोई भी फसल होती है उसे हम बोने का काम करते हैं और जो कोई भी फसल को हमने बोया है अब उसको सिंचाई या पानी देने का काम भी यहाँ पे हमें करना पड़ता है। और जो कोई भी फसल हमने बोई है उस फसल के बीच में जो अनवांटेड वेजिटेशन है उस वेजिटेशन को या वो जो वीड है उसको भी वहां से हटाना पड़ता है जो कि जो हमारी फसल है उसको डैमेज ना कर सके। और आखिर में होता है हार्वेस्ट, जहाँ पे हम जो फसल होती है उसको काटते हैं और वहां से जो कोई भी अनाज हो या जो कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्शन हो उसको निकालने का काम करते हैं। और यहाँ पे इस प्रकार के ऑपरेशन के बाद जो कोई भी आउटपुट्स हमें देखने को मिलते हैं जिसे हम हमारा प्रोडक्शन कह सकते हैं या उत्पादन कह सकते हैं, उनमें हमें भिन्न भिन्न प्रकार के क्रॉप्स देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पर हम भेड़ बकरियों को पालते हैं तो उनसे हमें वूल मिलती है। अगर यहाँ पे हम जो गाय है, भैंसे है इनको पालते हैं तो उनसे हमें डेयरी जो मिल्क है वो मिलता है। और जो मुर्गियां है अगर मुर्गियों को हम पाले तो वहां पे जो भी प्रोडक्ट्स हमें उन मुर्गियों से मिलते हैं। तो उस प्रकार की जो कोई भी आउटपुट होता है, जो कोई भी उत्पादन होता है उसे कहा जाता है आउटपुट। तो यहाँ पे दो नीचे पिक्चर दी गई है। पहली पिक्चर में यहाँ पे हमें जो अराइवल लैंड होता है उस अराइवल लैंड में हमें किस प्रकार का फार्म सिस्टम देखने को मिलता है
उसको दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें इनपुट्स दिए गए हैं। इनपुट के तौर पे यहाँ पे हमें मशीनरी के तौर पे ट्रैक्टर देखने को मिल रहा है, और जो सीड होता है वो बीज एज इनपुट हम यूज करते हैं, और आखिर में केमिकल्स जिसमें हमें रासायनिक खाद और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका इस्तेमाल खेती में करना पड़ता है। यहाँ पे जो कोई किसान हमें देखने को मिल रहा है, अब ये जो किसान है वो क्या कर रहा है, जो भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें हैं उन फसलों पे यहाँ पे छिड़काव करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि छिड़काव हमें जो पेस्टिसाइड है उनका यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और ये तो हो गई हमारी प्रोसेस, और इसी बीच जो भी आउटपुट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे फसल के तौर पे, क्रॉप के तौर पे उसका आउटपुट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का फार्म सिस्टम हमें जो अराइवल लैंड होता है, मतलब जिस किसी भी एरिया में की जमीन पे जो फसल होती है वहां पे उस जमीन का इस्तेमाल फसल के लिए ही किया जाता है, उस प्रकार के एरिया में इस प्रकार का इनपुट प्रोसेस और जो आउटपुट होता है उसका पूरा सिस्टम वहां पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो दूसरी पिक्चर हमें देखने को मिल रही है, उस पिक्चर में हमें फिजिकल एंड जो ह्यूमन इनपुट्स है उनको दिखाया गया है। यहाँ पे जो फिजिकल इनपुट्स है, इन फिजिकल इनपुट्स में हमें देखिए सन की जो किरणें हैं या सन की जो शाइन है वो चाहिए, उसी समय उस एरिया में हमें टेम्परेचर मतलब जो हीट है वो या गर्मी है वो भी चाहिए, और वहां पे रेनफॉल मतलब वहां पे जो कोई भी फसल है उसके लिए हमें पानी की जरूरत होती है। उसी समय उस एरिया की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो भी अच्छी तरह से वहां पे फर्टाइल होनी चाहिए, और वहां पे जो कोई भी जमीन हो वो पूरी तरह से उसका एक स्लोप होना चाहिए, जिसके कारण उस एरिया में जो पानी हो वो ठहर ना सके। एक प्रकार से जो पानी है उसके निकलने के लिए एक प्रकार से सही मात्रा में वहां पे स्लोप बना रहे, जिसके कारण उस एरिया में की जो कोई भी फसल है वो अच्छी तरह से आ सके। यहाँ पे ये तो हमने बात की फिजिकल इनपुट्स की, अब यहाँ पे हम बात करेंगे ह्यूमन इनपुट्स की, मतलब जो लेबर होते हैं या जो मनुष्य होता है वो किस प्रकार से जो कोई भी खेती होती है उसमें कार्य करता है। तो देखिए जो ह्यूमन इनपुट्स होते हैं उनमें सबसे पहला होता है स्टोरेज, मतलब जो कोई भी अनाज हमने निकाला है उस अनाज को एक पर्टिकुलर जगह पे हमें स्टोर करना होता है। दूसरा होता है जो जमीन होती है उसको जोतने के लिए हमें लेबर की जरूरत होती है। और तीसरा यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की मशीनरीज का यूज किया जाता है। यहाँ पे एक हमें इंजन देखने को मिल रहा है जो कि जो बावड़ी होती है या जो वेल होती है उससे पानी निकालने का काम कर रहा है, और जो हमारी खेती है उसको सिंचाई करने का या वहां पे जो इरिगेशन है उसको देने का काम कर रहा है। और आखिर में यहाँ पे इस बोरी में हमें ये केमिकल्स देखने को मिल रहे हैं, जिसके छिड़काव से यहाँ पे जो फसल है उसकी पैदावार यहाँ पे हमें काफी अच्छी तौर पर देखने को मिल सकती है। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग की। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, दीज आर सब्सटेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। तो देखिए जो फार्मिंग होती है, जो खेती होती है, उसको हमने खास तौर पे दो प्रकारों में डिवाइड किया है, जिनमें सबसे पहला होता है सब्सटेंस फार्मिंग और दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस फार्मिंग और जो कमर्शियल फार्मिंग है उसको इन डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सब्सटेंस फार्मिंग की। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। Traditionally, low level of technology and household labor are used to produce small output. Substance farming can be further classified as intensive substance एंड प्राइमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग। तो देखिए जो सब्सटेंस फार्मिंग होती है उसमें खास तौर पे जो हमारी फैमिली होती है या जो हमारा परिवार होता है उन्हीं लोगों को हम खेती में देखते हैं। और यहाँ पे इस प्रकार की जो फार्मिंग की जाती है, इस प्रकार की फार्मिंग में जो परिवार होता है उसकी जो कोई भी अनाज की जरूरत होती है उसको मीट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे जो फार्मिंग की जाती है उसी प्रकार की जो फार्मिंग होती है उसे कहा जाता है सब्सटेंस फार्मिंग। तो यहाँ पे एक चीज सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए जो सब्सटेंस फार्मिंग होती है, सब्सटेंस फार्मिंग में केवल और केवल जो परिवार है या जो हमारा कुटुंब होता है उसकी जरूरत को देखकर ही वहां पे जो फार्मिंग होती है वो की जाती है। उसका और जो मार्केट होता है उसका कोई एक संबंध यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता। तो उस प्रकार की फार्मिंग को सब्सटेंस फार्मिंग कहा जाता है। और जो सब्सटेंस फार्मिंग होती है अगर उसे हम ट्रेडिशनली तौर पे या पारंपरिक तौर पर देखें तो देखिए यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी
और जो लेबर होते हैं वो हमें घर से देखने को मिलते हैं, और जो टेक्नोलॉजी का जो लेवल होता है वो भी काफी छोटा या कम ही देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे जो प्लग शायर होंगे वो हमें लकड़ी के बने हुए देखेंगे, यहाँ की जो खेती होगी वहां पे जो मशीन्स होगी उसका काफी कम यहाँ पे हमें इस्तेमाल देखने को मिलेगा। और जो लेबर होते हैं, लेबर के तौर पे जो घर के लोग होते हैं वही हमें वहां पे खेती में काम करते हुए देखने को मिलते हैं, जिनका असली मकसद यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो फैमिली की जरूरत है उन्हीं जरूरतों को पूरा करना। यहाँ पे जो सब्सटेंस फार्मिंग है उसको अगर यहाँ पे हम क्लासिफाई करें तो देखिए उसके भी दो प्रकार यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे पहला है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग और दूसरा है प्राइमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग। तो यहाँ पे इन डिटेल में इंटेंसिव और जो प्राइमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग है उसको देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर की। इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर, द फार्मर कल्टिवेट small plot of land using simple tools and more labor. Climate with the large number of days with the sunshine and fertile soil permit growing of more than one crop annually on the same plot. Rice is the main crop. Other crop includes wheat, maize, pulses and oilseeds. Intensive substance agriculture is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon region of साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो देखिए जो इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग की जो भी प्रक्रिया है उसमें खासकर हमें जो स्मॉल प्लॉट होते हैं, मतलब जो छोटा जमीन का टुकड़ा होता है उसी टुकड़े पे यहाँ पे हमें खेती या कल्टीवेशन देखने को मिलता है। और यहाँ पे इस टुकड़े का जो भी कल्टीवेशन होता है वो सिंपल टूल्स के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे जो जमीन का टुकड़ा है वहां पे जो भी हम आधुनिक तंत्रज्ञान की बात करते हैं या जो भी हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी का यहाँ पे कोई भी यूज हमें देखने को नहीं मिलता। उसी समय यहाँ के जो भी लेबर्स होते हैं वो पूरी तरह से स्किल्ड या अच्छी तरह से एजुकेटेड हमें देखने को नहीं मिलते। मतलब लोकल एरिया में जो कोई भी लेबर वहाँ पे अवेलेबल होंगे उन्हीं लेबर का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। खासकर ये जो लेबर होते हैं वो फैमिली से या घर से ही हमें देखने को मिलते हैं। उसी समय जो क्लाइमेट होता है, अगर अगर किसी एरिया के क्लाइमेट में हमें सनशाइन और जो फर्टाइल सॉइल है वो अच्छी तरह से दिखे तो उस एरिया में जो एनुअली मतलब वार्षिक तौर पे एक क्रॉप के अलावा कई सारे क्रॉप को उगाया जाता है। मतलब जो साल के 365 दिन होते हैं, इन 365 दिनों के बीच में यहाँ पे जो भी एक लैंड का टुकड़ा है उस लैंड के टुकड़े पे 3 बार क्रॉप को या फसल को उगाया जाता है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है उस एरिया में जो सनशाइन हो वो पूरी तरह से अच्छी होनी चाहिए। उसी समय वहाँ की जो जमीन हो वो हमें अच्छी तरह से फर्टाइल मिलनी चाहिए, और उस एरिया में जो पानी है, जो वाटर है, उसकी अवेलेबिलिटी अगर सही मात्रा में हो तो उस एरिया में हम साल में 3 बार या 2 बार जो भी क्रॉप है उसका कल्टीवेशन कर सकते हैं। उसी समय जो इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग होती है उसमें प्रमुख तौर पे जो क्रॉप हमें देखने को मिलता है वो राइस होता है, और इसके अलावा यहाँ पे इस एरिया में हमें व्हीट, गेहूं, मेज, पल्सेस और जो ऑयल सीड्स होते हैं उनका भी प्रोडक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे जो कोई भी एरिया में हमें इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग देखने को मिलती है उस एरिया में काफी अधिक मात्रा में हमें पॉपुलेशन देखने को मिलती है। मतलब विश्व के उन्हीं एरियाओं में हमें इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग देखने को मिलती है जो कि थिकली पॉपुलेटेड है, वहां पे जनसंख्या काफी अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलती है। अब ये एरिया कौन से है तो देखिए जो मानसून के एरिया है, जो मानसून के रीजन है जहाँ पे मानसून विंड के द्वारा बरसात होती है उन्हीं एरिया में, जैसे कि जो साउथ या साउथ ईस्ट एंड जो ईस्ट एशिया का जो एरिया है उस एरिया में हमें काफी अधिक मात्रा में इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग देखने को मिलती है। अब यहाँ पर इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग के बाद अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्राइमेटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर की। Primitive subsistence agriculture includes shifting cultivation and nomadic
हर्डिंग। तो देखिए जो प्राइमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग होती है उसमें हमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखने को मिलता है और उसी समय यहाँ पे जो नोमैडिक हर्डिंग होता है वो भी देखने को मिलता है। यहाँ पे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन और जो नोमैडिक हर्डिंग होता है इसके बारे में जो हमारे पिछली लेक्चर थे उनमें हमने इन डिटेल में बात की है। फिर से उसे यहाँ पर हम जो हमारे अगली स्लाइड है वहां पे रिवाइज करेंगे। यहाँ पर साइड में एक हमें फैक्ट देखने को मिल रहा है, उसे जरा देख लेते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, in this type of farming organic manure and natural pesticides are used instead of chemical. Non-genetic modification is done to increase the yield of the crop। तो देखिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम खासकर जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, मतलब जो कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स और जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमें ऑर्गेनिक मैन्योर में जो हमारी खाद होती है, जो कि काउज होते हैं या जो कोई भी हमारे जानवर होते हैं उनका जो डंक होता है उसका यहाँ पर हम एज अ खाद के तौर पे यूज करते हैं और उस प्रकार का जो खाद होता है उसे कहा जाता है ऑर्गेनिक खाद। उसी समय जो हमारा जो फसल होती है उसका जो कूड़ा कचरा होता है, अगर उस कूड़े कचरों को अगर हम डिकम्पोज करें तो वो भी हमारा एक प्रकार से ऑर्गेनिक खाद बन जाता है। उसी समय जो भिन्न भिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड हम हमारे खेतों में छिड़काव करते हैं, वो जो छिड़काव करने वाले जो भी पेस्टिसाइड्स है अगर उन्हें हम नेचुरली तौर पर बनाए तो वो भी यहाँ पे हमारे बन जाएंगे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। और इस प्रकार के ऑर्गेनिक खाद और जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है इनकी मदद से जो कोई भी फार्मिंग हम करते हैं उसे कहा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ पे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में यहाँ पे हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पे हम नहीं करते। आज के दिनों में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसकी डिमांड काफी अधिक मात्रा में बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर इन डिटेल में हम बात करेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India. These are the area of heavy rainfall and thick regeneration of the vegetation. A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. The ash are then mixed with the soil and crop like maize, yam, potatoes and cassava are grown. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator move to new plot. Shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture। तो देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में समझने से पहले यहाँ पर हमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन आखिरकार कैसे किया जाता है इस चीज को समझने की जरूरत होती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम एक आदिवासी एरिया लेंगे, खासकर जो आदिवासी लोग होते हैं वही जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है उसको पूरा करने का या इस एक्टिविटी को करने का काम करते हैं। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस एरिया में हमें जंगल देखने को मिल रहा है और इसी एरिया में जो कोई भी आदिवासी मूल के जो भी लोग होते हैं उन्हें शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कोई भी ट्रीज होंगे, यहाँ पे जो कोई भी पेड़ होंगे इनको काटा जाएगा और उनको जलाया जाएगा। अब यहाँ पे जो भी पेड़ काटे गए हैं या जिनको जलाया गया है उनसे निकलने वाली जो भी ऐश है, उनसे निकलने वाली जो भी राख है, उस राख को एज मैन्योर के तौर पे, एज खाद के तौर पे यूज किया जाता है और इस एरिया में खेती की जाती है। और इस एरिया में अब हमें यहाँ पे वीट, मेज इस प्रकार की कई सारे भिन्न भिन्न फसलें देखने को मिलेगी, जिनमें हमें पोटैटो भी देखने को मिलता है और कसावा नामक एक विशिष्ट फसल भी यहाँ पे इस एरिया में हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जो भी जमीन होगी उसकी फर्टिलिटी लगभग 3 से 4 साल तक ऐसी ही बनी रहेगी, लेकिन 3 से 4 सालों के बाद यहाँ की जो जमीन है उसकी जो उपज की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ पे जो भी लोग हैं वो दूसरी जगहों पे शिफ्ट करेंगे और इस एरिया में जो भी कोई भी पेड़ होंगे उनको फिर से काटेंगे, फिर से जलाएंगे और उनसे निकलने वाली जो राख है, जो ऐश है, उसको एज ए मैन्योर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। फिर से इसी जगह पे फिर से 3 से 4 साल तक खेती हमें देखने को मिलेगी। जैसे ही इस एरिया की जो लैंड है उसकी उपज की जो क्षमता है कम होती हुई देखने को मिलती है,
फिर से ये लोग तीसरे स्थान पर शिफ्ट करेंगे। फिर से इस एरिया में जो कोई भी पेड़ होंगे उन्हें काटा जाएगा, जलाया जाएगा और जो राख है उसको यहाँ की मिट्टी में मिलाया जाएगा और फिर से यहाँ पर 3 से 4 सालों के लिए खेती की जाएगी। यहाँ पे जो टाइम पीरियड मैं दे रहा हूँ 3 से 4 साल का, वो कम या ज्यादा भी हमें देखने को मिल सकता है। प्लेस टू प्लेस वो टाइम पीरियड यहाँ पे वेरी करता हुआ हमें देखने को मिलता है। इसी बीच यहाँ पे सबसे पहले जो कल्टीवेशन किया गया था, इस लैंड की जो भी फर्टिलिटी है वो फिर से हमें नेचुरली तौर पे रिस्टोर होती हुई देखने को मिलेगी। अब ये लोग फिर से इस लैंड पे फिर से आएंगे। जैसे ही जो कोई भी नया वेजिटेशन यहाँ पे ग्रो हुआ है उसको तोड़ा जाएगा, उसको जलाया जाएगा और उसकी राख फिर से इस जमीन में मिलाई जाएगी। तो इस प्रकार की जो कोई भी फार्मिंग हमें देखने को मिलती है उसे कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यहाँ पे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है उसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो कि है स्लैश एंड बर्निंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर। यहाँ पे स्लैश से मतलब होता है जो कोई भी पेड़ पौधे हैं उनको काटा जाता है, गिराया जाता है, और बर्निंग जो से कि हम सभी जानते हैं उन पेड़ पौधों को जलाया जाता है और उनकी राख को वहां की जो भी जमीन है वहां पे मिक्स किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है वो हमें देखने को मिलता है। अब ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो खासकर हमें जो थिकली फॉरेस्टेड एरिया है, मतलब जिस किसी भी एरिया में हमें घने जंगल देखने को मिलते हैं उन एरिया में यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे अब ये जो थिकली फॉरेस्टेड एरिया या घने जंगल हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो वो एरिया है जो अमेज़न नदी है उसका बेसिन का एरिया, ट्रॉपिकल एरिया का जो अफ्रीका है वहां पे, और पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, और जो हमारे इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है जिन्हें हम 7 सिस्टर स्टेट के नाम से जानते हैं, उस एरिया में हमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है उस एरिया में काफी अधिक मात्रा में हमें रेनफॉल देखने को मिलता है, जिसके कारण वहां पे जो भी वेजिटेशन होता है काफी क्विकली, काफी जल्दी से वो फिर से रीजनरेट होता हुआ या फिर से उगता हुआ हमें देखने को मिलता है। यहाँ साइड में हमें एक डुयूनो देखने को मिल रहा है, उसे जरा देख लेते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको विश्व में भिन्न भिन्न मतलब वेरियस नेम से जाना जाता है। जहाँ पे जो झूम कल्टीवेशन है उसे हम जो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वहां पे उसे झूम कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। मिल्पा ये जो नाम हमें देखने को मिलता है वो हमें मेक्सिको में देखने को मिलता है। रोका ये नाम हमें ब्राजील में देखने को मिलता है, और जो लडांग है वो हमें मलेशिया में देखने को मिलता है। मतलब एक ही प्रकार की खेती है लेकिन उसके भिन्न भिन्न नाम यहाँ पर हमें विश्व स्तर पे देखने को मिलते हैं। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे नोमैडिक हर्डिंग की। नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द सेमी arid एंड arid रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया, सम पार्ट ऑफ India like Rajasthan and Jammu and Kashmir. In this type of farming, herdsmen move from place to place with their animal for fodder and water along defined routes. This type of movement arises in response to climatic constraints and terrain. Sheep, camel, yak, and goats are most commonly reared. They provide milk, meat, wool, hides and other products to herds and their families. तो देखिए जो नोमैडिक हर्डिंग होती है, खासकर जो नोमैडिक हर्डिंग हमें जो सेमी अराइड और जो अराइड रीजन होते हैं वहां पे देखने को मिलती है। यहाँ पे जो अराइड रीजन है हमें खासकर जो राजस्थान या जो हमारा पंजाब का जो वेस्ट का जो एरिया है वहां पे उस एरिया में हमें ये नोमैडिक हर्डिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे जो बरसात होती है वो कम होती है, जिसके कारण इस एरिया में जो वेजिटेशन और जो पानी होता है उसकी काफी अधिक मात्रा में जो गर्मी के दिनों में यहाँ पे हमें किल्लत देखने को मिलती है। और इसी दरमियान ये जो जानवर होते हैं जिन्हें यहाँ के लोग पालते हैं या जिन्हें हर्डिंग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं उस एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात ही कर चुके हैं जो नोमैडिक हर्डिंग हमें हमारे इंडिया के अगर यहाँ पर बात करें राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है उस एरिया में हमें नोमैडिक हर्डिंग देखने को मिलती है। विश्व तौर पे ये सहारा डेजर्ट
और जो सेंट्रल एशिया का जो एरिया है उस एरिया में हमें खासकर नोमैडिक हर्डिंग देखने को मिलती है। अब ये जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, जो जानवर होते हैं वो जानवरों के लिए उन्हें फॉडर चाहिए, चारा चाहिए, और उसी समय उनके ड्रिंकिंग के लिए या पीने के लिए उन्हें वाटर भी चाहिए। अब जिस किसी भी एरिया में सूखा पड़ता है या जिस किसी भी एरिया में जो बरसात होती है वो कम होती है, उस एरिया से दूसरी एरिया में यहाँ के लोग क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, अपने आप को उस एरिया से दूसरे एरिया में वो शिफ्ट करते हैं। अब ये जो मूवमेंट होता है वो एक फिक्स पथ में हमें देखने को मिलता है, मतलब इसका जो रूट होता है वो फिक्स होता है, मतलब हर साल इसी रूट से और इसी मार्ग से यहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या मूव करते हैं। अब यहाँ से जिस किसी भी एरिया में यहाँ के जो लोग मूव करते हैं उस एरिया में दो चीजों की अवेलेबिलिटी होती है, एक होता है वाटर और दूसरा होता है फॉडर। या जिस किसी एरिया में जो फॉडर और जो पानी है जिसकी किल्लत देखने को मिलती है उस एरिया से जिस किसी भी एरिया में वाटर और फॉडर मिलता है उस एरिया में यहाँ के लोग अब क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। अब जैसे ही यहाँ का जो गर्मी का मौसम में इस एरिया में ये लोग ट्रैवल करते हैं, जैसे ही बरसात का मौसम आएगा, मतलब जिस किसी पहले एरिया से उन्होंने ट्रैवल किया था, मतलब उनका जो मूल एरिया था उस मूल एरिया में फिर से वो वापस ट्रांसफर करेंगे, फिर से वो वापस उस अपने घर पे वो हमें देखने को मिलेंगे। इस प्रकार का जो जानवरों का मूवमेंट होता है और उनके साथ जो लोग हमें देखने को मिलते हैं जो कि अपने जानवरों के साथ मूव करते हैं, तो इसे कहा जाता है नोमैडिक हर्डिंग। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे जो नोमैडिक हर्डिंग हमें देखने को मिलता है इसके पीछे का मुख्य दो रीजन यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें एक है क्लाइमेटिक कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा है टेरेन। यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कॉन्सेंट्रेशन होता है, मतलब जिस किसी भी एरिया में जो क्लाइमेट होता है अगर वो फेवरेबल ना हो या वहां पे सूखा हो या किसी एक कारण वहां पे जो भी जनजीवन हो वो अफेक्ट होता हो, तो उस एरिया से लोग क्या करते हैं, दूसरे एरिया में ट्रैवल करते हैं। उसी समय जिस किसी भी एरिया में जो टेरेन होता है, जो टोपोग्राफी होता है या जो भूरूप होते हैं, अगर वो हमें एक प्रकार के या जो मानवीय जीवन है उसके लिए वो अगर हमें फेवरेबल ना दिखे, तो उस एरिया में भी हमें जो ह्यूमन हर्डिंग होता है या नोमैडिक हर्डिंग होता है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे जो टेरेन वाला जो एग्जाम्पल है वो हमें खासकर जम्मू और जो कश्मीर का एरिया है वहां पे देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कॉन्सेंट्रेशन ये जो इफेक्ट है वो हमें राजस्थान के एरिया में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो भी लोग नोमैडिक हर्डिंग करते हैं वहां पे कौन से जानवर खासकर हमें देखने को मिलते हैं, तो देखिए उनमें हमें शिप्स देखने को मिलती है, बकरियां देखने को मिलती है, कैमल देखने को मिलते हैं, या और जो गोट्स होते हैं वो भी वहां पे देखने को मिलते हैं। साइड में यहाँ पे हमें एक पिक्चर देखने को मिल रही है जिसमें जो कैमल्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो मूवमेंट होती है उसी को कहा जाता है नोमैडिक हर्डिंग, और ये खेती का ही प्रकार हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कमर्शियल फार्मिंग की। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन and animal are reared for the sale in market. The area cultivated and the amount of capital used in a large. Most of the work is done by machines. Commercial farming includes commercial grain farming, mixed farming and plantation agriculture. In commercial grain farming, crops are grown for commercial purposes. Wheat and maize are common commercially grown grains. Major area where commercial grains farming is practiced are temperate grassland of North America, Europe and Asia. These areas are partially populated with the large farms spreading over the hundreds of हेक्टर्स। तो देखिए जो कमर्शियल फार्मिंग होता है, कमर्शियल फार्मिंग में जो कोई भी क्रॉप्स होते हैं या जो कोई भी फसलों को उगाया जाता है या उसी समय जो कोई भी जानवर होते हैं या उनको पाला या पोसा जाता है, उसके पीछे का रीजन यहाँ पर हमें जो मार्केट होता है वो देखने को मिलता है। मतलब जैसे ही यहाँ पे जो कोई भी फसल होगी उसको हार्वेस्ट किया जाएगा और यहाँ पे जो भी पालतू जानवर हो गए, जिन जानवरों को पाला गया है, उनसे जो कोई भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको मार्केट में सेल किया जाएगा और वहां से पैसा कमाया जाएगा। इसीलिए जो कमर्शियल फार्मिंग होता है वो किया जाता है। यहाँ पे जो कमर्शियल फार्मिंग होता है उसमें देखिए जो कल्टीवेटेड एरिया है, मतलब जो जमीन चाहिए
वो हमें ज्यादा देखने को मिलती है। उसी समय वहां पे जो भी कैपिटल है, जो भी पैसा या जिसे हम भांडवल कहते हैं, वो यहाँ पर काफी अधिक मात्रा में यूज किया जाता है। और यहाँ पे जो कमर्शियल फार्मिंग होती है, कमर्शियल फार्मिंग में सबसे अधिक मात्रा में जो काम किया जाता है वो मशीनों को द्वारा ही किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो भी प्लगिंग होगा वो ट्रैक्टर से हमें देखने को मिलेगा, हार्वेस्टर के लिए वहां पे मशीन का यूज होगा, और जो सिंचाई है उसके लिए भी यहाँ पे हमें मशीन का इस्तेमाल ही देखने को मिलता है। मतलब कमर्शियल फार्मिंग में जो लेबर वर्क होता है, खासकर जो मैनुअल वर्क होता है या मैनुअल के द्वारा जो ह्यूमन के द्वारा जो भी काम लिया जाता है वो काफी कम हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार के फार्मिंग में जो मशीन्स होते हैं उनका काफी अधिक मात्रा में हमें यूज देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो कमर्शियल फार्मिंग होता है उसमें हमें जो ग्रेन की फार्मिंग होती है, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की जो अनाज होते हैं उनकी हमें यहाँ पर फार्मिंग देखने को मिलती है। उसी समय यहाँ पे हमें मिक्स्ड फार्मिंग देखने को मिलती है, मतलब यहाँ पे जो क्रॉप्स होते हैं, जो फसलें होती है उन्हें भी उगाया जाता है। उसी समय जो एनिमल्स होते हैं उनका रियरिंग भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। उसी समय यहाँ पे जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है वो खासकर कमर्शियल तौर पे ही यहाँ पे किया जाता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में हमें टी देखने को मिलता है, कॉफी देखने को मिलता है, शुगर केन देखने को मिलता है, बनाना, और इस प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार के जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें हम जो प्लांटेशन का जो एग्रीकल्चर होता है उसी के द्वारा मार्केट में उतारते हैं। तो देखिए जो कमर्शियल जो एग्रीकल्चर होता है उसमें कौन कौन से क्रॉप्स हमें देखने को मिलते हैं, खासकर यहाँ पे जो ग्रेन क्रॉप्स है उनकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए उनमें हमें वीट जो गेहूं होता है वो सबसे अधिक हमें देखने को मिलता है। दूसरा है मेज जिसे हम मकई की खेती कहते हैं, वो भी यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में कमर्शियल फार्मिंग में उगाया जाता है। उसी समय यहाँ पे कौन कौन से एरिया में जो कमर्शियल फार्मिंग सबसे अधिक मात्रा में की जाती है, तो वो एरिया यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। एक है जो टेम्परेट ग्रासलैंड का जो एरिया है, जो कि हमें नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है, यूरोप और जो एशिया के कुछ पार्ट्स में है यहाँ पे हमें काफी अधिक मात्रा में जो कमर्शियल फार्मिंग होता है वो देखने को मिलता है। और जिस किसी भी एरिया में कमर्शियल फार्मिंग हमें देखने को मिलता है उस एरिया का जो भी पॉपुलेशन होता है, जो भी जनसंख्या होती है वो काफी विरल हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण इस एरिया में काफी बड़े बड़े जो जमीन होती है उसके पट्टे यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो जमीन के पट्टे होते हैं दे आर ओवर द हंड्रेड्स ऑफ हेक्टर, मतलब हजारों हेक्टर के यहाँ पे फार्म हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे ये कमर्शियल फार्मिंग किया जाता है। चलते हैं आगे। सर, विंटर रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन इन मिक्स्ड फार्मिंग। The land is used for growing food and fodder crops are rare livestock. It is practiced in Europe, Eastern USA, Argentina, Southeast Australia, New Zealand, and South Africa. Plantation are a type of commercial farming where single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana, or cotton are grown. Large amount of labor and capital are required. The produce may be processed on the farm itself or in a nearby factories. The development of transport network is huge essential for such a farming. Major plantations are found in the tropical regions of the world. Rubber in Malaysia, coffee in Brazil, tea in India and Sri Lanka are some example. तो देखिए जो विंटर का सीजन होता है, विंटर के सीजन में यहाँ पे हमें सिंगल क्रॉप देखने को मिलते हैं। मतलब विंटर के सीजन में जो धूप होती है वो काफी कम मात्रा में देखने के कारण वहां पे उस एरिया में सिंचाई की अवेलेबिलिटी हो तभी भी वहां पे हम ज्यादा क्रॉप नहीं ले सकते। यहाँ पे अब ये जो मिक्स्ड फार्मिंग का कंसेप्ट है उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जो मिक्स्ड फार्मिंग होता है, मिक्स फार्मिंग में यहाँ पे हमें जो फॉडर और जो फूड होता है उसका एक साथ ही यहाँ पे हमें प्रोडक्शन देखने को मिलता है। मतलब जो कोई भी जमीन का टुकड़ा हो उस जमीन के टुकड़े पे यहाँ पे आप
फसल को उगाने का काम करते हैं और उसी एरिया में यहाँ पे एक छोटे से कोने में यहाँ पे आप जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं जिनसे आपको लाभ है, उन एनिमल्स को यहाँ पे आप पालने का काम कर सकते हो। यहाँ पे एक ही समय पे आप एनिमल और जो क्रॉप है उनका प्रोडक्शन ले रहे हो, उसका उत्पादन ले रहे हो, उसी को कहा जाता है मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग में यहाँ पे आपको एक तरफ खेती देखने को मिलती है तो दूसरी तरफ रियरिंग ऑफ एनिमल देखने को मिलता है। यहाँ पे मिक्स फार्मिंग के बाद अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्लांटेशन ऑफ एग्रीकल्चर की। जो इस प्रकार का जो फार्मिंग होता है वो खासकर हमारे यहाँ जो कमर्शियल पर्पजेस होते हैं उसके लिए किया जाता है, और जो प्लांटेशन होता है वहां पे जो सिंगल क्रॉप होता है उसको उगाया जाता है। अब यहाँ पे ये कौन कौन से सिंगल क्रॉप्स हमें देखने को मिलते हैं, देखिए यहाँ पे इनमें हमें टी मतलब जो चाय हम पीते हैं वो क्रॉप यहाँ पे देखने को मिलता है, कॉफी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, शुगर केन मतलब जो गन्ने की खेती है वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, कैश्यूनट की भी खेती यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, रबर, बनाना और जो कॉटन होता है उसके कई सारी खेती यहाँ पे इस एरिया में हमें देखने को मिलती है। और इस प्रकार की जो खेती होती है उसे कहा जाता है प्लांटेशन वाली खेती। अब यहाँ पे जो भी प्लांटेशन वाली खेती है उसमें जो लेबर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनकी संख्या या उनकी मात्रा काफी अधिक तौर पे हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण यहाँ का जो कैपिटल है, यहाँ पे जो पैसे की जरूरत है वो भी यहाँ पे काफी अधिक हमें देखने को मिलती है। अब ये जो प्लांटेशन वाला जो एग्रीकल्चर है उसको प्रोसेस करना काफी जरूरी होता है। कई सारे एरियाओं में जो प्रोसेस होता है वो फार्म पे ही किया जाता है, मतलब जो खेती होती है उसी एरिया में एक छोटी सी फैक्ट्री बनाई जाती है और उसी फैक्ट्री में वहां पे जो भी प्लांटेशन से जो भी प्रोडक्ट हमें मिले हैं उनको प्रोसेस किया जाता है। अगर किसी एरिया में इस प्रकार की फैसिलिटी अवेलेबल ना हो तो इस एरिया से जो कोई भी प्रोडक्शन निकलता है उसे यहाँ के पास ही एरिया में जो कोई फैक्ट्री होती है वहां भेजा जाता है और उस एरिया में उसको प्रोसेस किया जाता है। तो इस प्रकार के खासकर जो प्लांटेशन वाला जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है उसमें इस प्रकार की फैसिलिटी या इस प्रकार का पूरा सिस्टम हमें देखने को मिलता है। जो प्लांटेशन वाला जो एग्रीकल्चर है उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो काफी अच्छी तरह से डेवलप होना चाहिए, तभी उस एरिया में हम जो कमर्शियल फार्मिंग है उसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मेजर प्लांटेशन के जो एरिया है हमारे विश्व तौर पे उनकी अगर यहाँ पर हम बात करें तो वो एरिया खासकर हमें जो ट्रॉपिकल रीजन है उस एरिया में देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर के आसपास का सराउंडिंग एरिया में जो कोई भी एरिया आता है उसे ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं, और इसी एरिया में खासकर हमें जो प्लांटेशन वाला जो खेती है वो देखने को मिलती है। जैसे कि रबर का उत्पादन हमें मलेशिया में देखने को मिलता है, कॉफी को ब्राजील में उत्पादित किया जाता है, टी को इंडिया और जो श्रीलंका है वहां पे उसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस प्रकार से जो कोई भी प्लांटेशन वाली जो खेती होती है वो हमें भिन्न भिन्न एरिया में खासकर जो ट्रॉपिकल एरिया होता है वहां पे देखने को मिलती है। यहाँ पे दो पिक्चर हमें देखने को मिल रही है जिनमें पहली पिक्चर है शुगर केन की। तो इस प्रकार की खेती जो होती है उसे प्लांटेशन वाली खेती कहा जाता है, और दूसरी तरफ हमें जो बनाना होता है उसकी खेती देखने को मिल रही है। यहाँ पे साइड में जो बनाना है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे मेजर क्रॉप्स, मतलब जो कोई भी महत्वपूर्ण क्रॉप्स है उनकी यहाँ पर आप बात करेंगे। मेजर फूड क्रॉप्स आर wheat, rice, maize and millets. Jute and cotton are fiber crops. Important beverage crops are tea and coffee. तो देखिए जो फूड क्रॉप होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्रॉप के तौर पर हम व्हीट, गेहूं, राइस और मेज और जो मिलेट्स होते हैं उनको देखते हैं। और जो फाइबर क्रॉप्स है उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्रॉप हमें कॉटन और जो जूट है वो देखने को मिलते हैं। और जो बिवरेज क्रॉप है उनमें हमें सबसे महत्वपूर्ण दो क्रॉप देखने को मिल रहे हैं, जिनमें एक है टी और दूसरा है कॉफी। तो ये जो महत्वपूर्ण क्रॉप है उनको इन डिटेल में यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे राइस की। राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड. It is a staple diet of the tropical and subtropical regions. Rice need high temperature, high humidity and rainfall. It grows best in alluvial clay soil which can be retain water. China leads in the production of the rice, followed by India,
Japan, Sri Lanka, and Egypt. In favorable climate condition as in West Bengal and Bangladesh, 2 or 3 crops of a year are ग्रोन। तो देखिए जो राइस है वो हमारे विश्व का सबसे महत्वपूर्ण फूड क्रॉप है, मतलब विश्व में सबसे अधिक मात्रा में जो राइस है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो राइस है इट इज वन ऑफ द स्टैपल फूड। स्टैपल फूड से मतलब होता है इसका जो बीज होता है, जो राइस होता है वो हमें इस प्रकार से कवर देखने को मिलता है। और जो राइस होता है वो खासकर हमें ट्रॉपिकल और जो सब ट्रॉपिकल के रीजन है उसी एरिया में देखने को मिलता है। खासकर जो राइस होता है उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है उसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। उसी समय उस एरिया में जो ह्यूमिडिटी का लेवल है वो भी काफी अच्छा होना चाहिए और वहां पे काफी अधिक मात्रा में, मतलब उस एरिया में काफी अच्छा सा रेनफॉल होना चाहिए। यहाँ पे राइस की सबसे महत्वपूर्ण 3 कंडीशन देखिए, जिनमें वहां पे टेम्परेचर ठीक प्रकार का होना चाहिए, वहां पे उस एरिया में हाई ह्यूमिडिटी हमें देखने को मिलनी चाहिए और उसी समय उस एरिया में जो रेनफॉल होना चाहिए वो भी हाई होना चाहिए। खासकर जो राइस को उगाया जाता है उसके लिए सबसे बेस्ट सॉइल की अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखिए जो ऑल्यूवल क्ले सॉइल होता है वो सबसे बेस्ट सॉइल होता है, जो कि वाटर को रिटेन या वाटर को होल्ड करने का काम करता है। यहाँ पे विश्व तौर पे जो चाइना देश है, चाइना देश में सबसे अधिक मात्रा में जो राइस है उसका प्रोडक्शन लिया जाता है। उसके बाद इंडिया, जापान, श्रीलंका और जो इजिप्ट है यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में राइस को प्रोड्यूस या उगाया जाता है। यहाँ पे जो फेवरेबल क्लाइमेट की अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखिए हमारे इंडिया का जो वेस्ट बंगाल का जो एरिया है और जो बांग्लादेश है उस एरिया में फेवरेबल क्लाइमेट होने के कारण साल में 2 से 3 बार राइस को उगाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने राइस को समझा। साइड में यहाँ पे जो राइस का जो भी कल्टीवेशन होता है वो किस प्रकार से होता है इस पिक्चर के माध्यम से काफी आसानी से आप समझ पाओगे। तो देखिए यहाँ पे इस एरिया में ये जो मजदूर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, राइस को प्लांट करने का काम करते हैं। इस प्रकार की फील्ड हमें जो राइस का एरिया होता है वहां पे देखने को मिलती है। अब यहाँ पर राइस के बाद बात करेंगे दूसरे नंबर पे व्हीट की, बात करेंगे गेहूं की। Wheat require moderate temperature and rainfall during growing season and bright sunshine at the time of harvest. It thrives best in well-drained loamy soil. Wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia and India. In India, it is grown in a winter. तो देखिए जो गेहूं होता है उसकी अच्छी सी पैदावार आने के लिए देखिए वहां का उस एरिया का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो मॉडरेट वे में हमें देखने को मिलना चाहिए। मतलब वहां का जो तापमान होता है वो ना तो ज्यादा होना चाहिए ना तो काफी कम होना चाहिए, वो हमें मॉडरेट वे में ही देखने को मिलना चाहिए। उसी समय उस एरिया में ठीक प्रकार से रेनफॉल या जो बरसात है वो भी हमें देखने को मिलनी चाहिए। अब ये जो 2 कंडीशन है वो खासकर हमें जो व्हीट होता है उसका जो कोई भी ग्रोइंग सीजन होता है, मतलब जिस समय जो व्हीट ग्रो करता है उस समय हमें मॉडरेट टेम्परेचर और मॉडरेट रेनफॉल की जरूरत होती है। लेकिन जो हार्वेस्टिंग का जो समय होता है, मतलब यहाँ पे जो व्हीट है उसके दाने जब भी पूरी तरह से पक जाते हैं वो जो समय होता है उस समय पे यहाँ पे हमें ब्राइट सनशाइन की जरूरत होती है। मतलब उस समय वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो हमें ज्यादा जरूरी होता है। तो उस प्रकार के अगर कंडीशन किसी एक एरिया में हो तो वहां पे जो व्हीट होता है उसका प्रोडक्शन हम काफी अच्छी तरह से ले सकते हैं। जो वेल ड्रेन लोमी सॉइल होती है उस सॉइल में जो गेहूं होता है उसकी फसल काफी अधिक मात्रा में काफी अच्छी तरह से पैदावार देती हुई हमें देखने को मिलती है। अगर विश्व तौर पे राइस को उगाने वाले जो देश है उनमें यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और जो हमारा भारत देश है वो देखने को मिलते हैं। खासकर हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया में जो सर्दी का मौसम होता है विंटर के सीजन में राइस को उगाया जाता है। राइस के बाद अब यहाँ पर हम बात करेंगे मिलेट्स की। तो देखिए यहाँ पे साइड में जो पिक्चर हमें देखने को मिल रही है इट इज व्हीट हार्वेस्टिंग। इस प्रकार की हार्वेस्टिंग जो डेवलप कंट्रीज है वहां पे हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो नीचे का पिक्चर है जो हमें बाजरा का देखने को मिल रहा है, उससे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे मिलेट्स की। दे आर ऑल्सो नोन एज
coarse grain and can be grown on less fertile and sandy soils. It is hardy crop that need low rainfall and high moderate temperature and adequate rainfall. Jowar, bajra, ragi are grown in India. Other countries are Nigeria, China and Niger. तो देखिए यहाँ पे जो भी मिलेट्स होते हैं, मिलेट्स को खास तौर पे हम जो कोरस ग्रेन होते हैं उस प्रकार से जानते हैं। और ये जो कोरस ग्रेन होते हैं उनमें हमें ज्वार देखने को मिलता है, बाजरा देखने को मिलता है और जो रागी होती है, दीज आर ऑल दी मिलेट्स। यहाँ पे जो मिलेट्स के जो भी क्रॉप्स होते हैं या मिलेट्स की जो भी फसलें होती है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है। तो देखिए ये जो मिलेट्स होते हैं उनको हम जो लेस फर्टाइल जमीन होती है, मतलब काफी अधिक मात्रा में जो उपजाऊ जमीन होती है, उस उपजाऊ जमीन के अलावा भी जो लेस फर्टाइल जमीन होती है उस जमीन में भी यहाँ पे हम जो मिलेट्स होते हैं उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसी समय जो हमारा राजस्थान का एरिया है वह अगर वहाँ पे सिंचाई की अच्छी प्रकार से हम फैसिलिटी को प्रोवाइड कर सके तो वहाँ पे जो भी सैंडी सॉइल्स हमें देखने को मिलती है उस एरिया में भी हम जो मिलेट्स होते हैं उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसी समय यहाँ पे जो भी मिलेट्स होते हैं उनके लिए अगर रेनफॉल कम हो, मतलब जो कम पानी की मात्रा हो, उस एरिया में भी मिलेट्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उस एरिया का जो टेम्परेचर हो वो हाई टू मॉडरेट होना चाहिए और वहाँ पे एक एडिक्वेट रेनफॉल, मतलब ना ज्यादा ना कम बरसात हो, उस एरिया में हम जो मिलेट्स होते हैं उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे मिलेट में जैसे ही हम बात ही कर चुके हैं, ज्वार देखने को मिलता है, बाजरा और रागी, ये खासकर मुख्य तौर की फसलें यहाँ पे हमें मिलेट में देखने को मिलते हैं। साइड में जो पिक्चर है वो हमें बाजरा कल्टीवेशन की पिक्चर देखने को मिल रही है। और जो मिलेट होते हैं वो खासकर नाइजीरिया, चाइना और जो नाइजर का एरिया होता है वहां पे काफी अधिक मात्रा में उसको प्रोड्यूस किया जाता है। अब यहाँ पे मिलेट्स के बाद बात करेंगे मेज की। मेज रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट ऑफ सनशाइन। इट नीड वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मेक्सिको। तो देखिए जो मेज की फसल होती है उसके लिए हमें मॉडरेट टेम्परेचर की जरूरत होती है और उसी एरिया में अगर मॉडरेट रेनफॉल हो उसी भी एरिया में हम मेज को, मतलब जो मकई की जो खेती होती है उसको अच्छी तरह से बना सकते हैं। और जो मेज होता है उसके लिए काफी अच्छा सा सनशाइन होना जरूरी होता है, मतलब जो आकाश होता है वो पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, तभी उस एरिया में जो मेज की फसल है वो अच्छी सी पैदावार आपको दे पाएगी। और यहाँ पे अगर जमीन की बात करें तो देखिए मेज के लिए सबसे अच्छी जमीन वहां पे हमें देखने को मिलती है जिस किसी भी जमीन में वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल होती है, मतलब वो जो जमीन है वो फर्टाइल होनी चाहिए। उसी समय वहां पे जो जमीन है वहां पे जो भी पानी होता है उस जमीन में उसका निछाव काफी अच्छी तरह से होने की जरूरत होती है। जो मेज का जो ग्रोइंग एरिया है वो हमें नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया और जो मैक्सिको का एरिया है, इन देशों में सबसे अधिक मात्रा में मेज को प्रोड्यूस किया जाता है। मेज के बाद अब यहाँ पर हम बात करेंगे कॉटन की, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कपास की। कॉटन रिक्वायर हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 frost-free days and bright sunshine for its growth. It grows best on black and alluvial soil. China, USA, India, Pakistan, Brazil, Egypt are the leading producer of the cotton. It is one of the main raw material for the cotton textile industry. तो देखिए जो कपास की खेती है उसके लिए काफी अधिक मात्रा में टेम्परेचर की जरूरत होती है। उसी समय वहां पे जो भी रेनफॉल होता है वो लाइट होना चाहिए, मतलब ना तो ज्यादा ना काफी कम, एक लाइट रेनफॉल की वहां पे हमें जरूरत होती है। और वहां पे जिस किसी भी एरिया में हम कॉटन की फसल को उगाते हैं वहां पे फ्रॉस्ट की जो समस्या है वो लगभग ना के बराबर ही होनी चाहिए, मतलब जिस किसी भी एरिया में काफी अधिक मात्रा में फ्रॉस्ट हो उस एरिया में जो कॉटन की फसल है वो लगभग आ ही नहीं सकती, या वहां पे जो फसल है उसकी जो पैदावार बनेगी वो काफी कम वहां पे हमें बनती हुई देखने को मिलेगी। और उसी समय जो ब्राइट सनशाइन है वो भी यहाँ पे जो कॉटन की फसल होती है उसके लिए हमारे यहाँ रिक्वायर
होता है। अगर ये जो सारी कंडीशन किसी एक एरिया में अगर हमें देखने को मिले तो देखिए उस एरिया में कॉटन को हम ग्रो कर सकते हैं और उससे काफी अच्छी सारी फसल यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे हम जमीन की बात करें, मृदा की बात करें, जिस किसी भी एरिया में ब्लैक और जो एल्यूअल सॉइल होता है अगर वो हमें देखने को मिले तो उस एरिया में काफी अच्छी तरह से हम कॉटन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। विश्व स्तर पे चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील एंड इजिप्ट यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में कॉटन को प्रोड्यूस किया जाता है। जो हमारा कॉटन का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लिए जो कॉटन है वो एक सबसे महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल के तौर पर हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे साइड में हमें जो कॉटन का कल्टीवेशन है या कॉटन की जो फसल होती है वो देखने को मिल रही है। चलते हैं आगे। आगे अब यहाँ पर हम बात करेंगे जूट की। जूट वॉज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। इट इज ग्रोन वेल ऑन एल्यूअल सॉइल एंड रिक्वायर high temperature, heavy rainfall and humid climate. This crop is grown in the tropical areas of India and Bangladesh are the leading producer of the jute. तो देखिए जो जूट होता है उसे दूसरे एक नाम से जाना जाता है जो कि है गोल्ड फाइबर, क्योंकि जो जूट होता है वो आज के दिनों में जो बोगी हम बनाते हैं या जो सैक्स हम बनाते हैं उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और जो जूट का प्रोडक्शन है वो खासकर हमें जो एल्यूअल सॉइल का जो एरिया है उस एरिया में देखने को मिलता है। और जो जूट की खेती होती है, जो जूट की फसल होती है उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, हेवी रेनफॉल भी वहां पे होना चाहिए और जिस किसी भी एरिया का जो तापमान है वो हमें ह्यूमिड ही देखने को मिलना चाहिए। मतलब वहां पे अगर ह्यूमिड क्लाइमेट हमें देखने को मिले तो उस एरिया में जूट की फसल को हम अच्छी तरह से उगा सकते हैं। खासकर हमारे यहाँ इंडिया और जो बांग्लादेश है वहां पे सबसे अधिक मात्रा में जूट को प्रोड्यूस किया जाता है। और जो ये जो जूट क्रॉप है वो हमें खासकर जो ट्रॉपिकल एरियाज है उन्हीं एरियाज में देखने को मिलता है। अब यहाँ जूट के बाद बात करेंगे कॉफी की। कॉफी रिक्वायर वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। तो यहाँ पे जो कॉफी एक ब्यूरेज प्रोडक्ट है, कॉफी यहाँ पे एक ब्यूरेज प्रकार की फसल के तौर पर उसे हम देख सकते हैं। तो देखिए जो कॉफी होती है उसकी अच्छी सी ग्रोथ के लिए यहाँ पे हमें जिस किसी भी एरिया में हम कॉफी को उगाते हैं वहाँ का तापमान हमें वार्म देखने को मिलना चाहिए। उसी समय वहाँ का जो कोई भी क्लाइमेट हो वो हमें वेट मिलना चाहिए, मतलब वहाँ पे जो मॉइस्चर की मात्रा हो वो अधिक होनी चाहिए और वहाँ पे उस एरिया में जो बरसात है वो भी सही ढंग से हमें देखने को मिलनी चाहिए। तभी हम उसी एरिया में जो कॉफी है उसको अच्छी तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम जमीन की बात करें तो देखिए वेल ड्रेन लोमी सॉइल जिस किसी भी एरिया में हमें देखने को मिलती है उस एरिया में कॉफी की पैदावार काफी अच्छी तरह से हमें देखने को मिलती है। खासकर जो हिल का जो स्लोप का एरिया होता है, मतलब जो पहाड़ी एरिया होता है वहां पे जो जेंटल स्लोप हमें देखने को मिलता है वो सबसे महत्वपूर्ण या आइडियल जमीन के तौर पर हम देख सकते हैं जहां पे हम कॉफी को उगा सकते हैं। यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में जो ब्राजील देश है वहां पे कॉफी को प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद कोलंबिया और जो इंडिया है इन देशों में कॉफी को सबसे अधिक मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे साइड में जो कॉफी का प्लांटेशन है उसकी पिक्चर हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए इस प्रकार की जो प्लांटेशन होता है वो हमें कॉफी का देखने को मिलता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है उसको भी जरा देख लेते हैं। Who discovered the coffee plant? There are different versions about the discovery of the coffee. In about AD 850, Kaldi, an Arab goat herder who was puzzled by the queer antics of his flock, tasted the berries of the evergreen bush on which the goats were feeding. On experiencing the sense of the exhilaration, he proclaimed his discovery to the world. तो देखिए जो कॉफी का जो भी प्लांटेशन है या जो कॉफी जो क्रॉप है उसकी डिस्कवरी कब और कहाँ हुई इसके बारे में इस फैक्ट में बताया गया है। यहाँ पे एडी 850 काल्दी नामक एक अरब गोट हर्डर था, उसने सबसे पहले जो कॉफी का प्लांट होता है उसको डिस्कवर किया।
वहां पे जो कोई भी बकरियां को वो पालने जाता था, वो जो बकरियां ये जो ग्रीन प्लांट थे उनको वो क्या करती थी, वो वहां से वो अपना चारा निकालती थी। अब एक दिन उसने क्या किया, यहाँ पे जो भी ये ग्रीन प्लांट है उसके ये जो हमें रेड कलर के जो फ्रूट देखने को मिल रहे हैं उनको टेस्ट किया, और उसी के माध्यम से उसने जो कॉफी होता है उसका डिस्कवरी किया। तो इस प्रकार की एक जो कॉफी का प्रोडक्शन है या कॉफी का जो भी डिस्कवरी है उसके पीछे की स्टोरी हमें देखने को मिलती है। चलते हैं आगे। आगे अब यहाँ पर हम बात करेंगे टी की, जिसका इस्तेमाल हम हर सुबह करते हैं। टी इज अ beverage crop grown on the plantation. This require cool climate and well distributed high rainfall throughout the year. For the growth of its tender leaf, it needs well-drained loamy soil and gentle slope. Labor in a large number is required to pick the leaves. Kenya, India, China, Sri Lanka produce the best quality tea in the वर्ल्ड। तो देखिए जो टी एक बीवरेज क्रॉप है जिसकी यहाँ पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। जहाँ पर हम टी को उगाते हैं उस एरिया का क्लाइमेट अगर कूल हो, अगर उस एरिया में वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल हमें देखने को मिले, और उस एरिया में जो रेनफॉल होता है वो पूरे साल हमें देखने को मिलना चाहिए, तो वो जो एरिया होता है उस एरिया में जो टी का जो क्रॉप है या टी की जो फसल है वो काफी अच्छी तरह से ग्रो कर पाती है। यहाँ पे अगर जमीन की बात करें तो देखिए जिस किसी भी एरिया में हमें वेल ड्रेन्ड और लोमी सॉइल देखने को मिलती है उस एरिया में जो टी की फसल होती है वो काफी अच्छी सी पैदावार हमें देखने को मिलती है। और जिस किसी भी एरिया में वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल होती है उसी एरिया में हमें काफी अच्छा सा जेंटल स्लोप देखने को मिलना चाहिए। खासकर इस प्रकार का जो जेंटल स्लोप हमें देखने को मिलता है वो हमें पहाड़ी एरिया में देखने को मिलता है। जिस प्रकार से यहाँ पे हम कॉफी को प्लांट करते हैं उसी प्रकार का यहाँ पे ये टी भी क्रॉप हमें देखने को मिलता है। और जो टी होता है उसके जो भी बाग होते हैं वो खासकर हमें हिली एरियाज में ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो लेबर होता है वो काफी अधिक मात्रा में हमें टी का जो प्लांटेशन होता है या टी की जो खेती होती है वहां पे उनकी जरूरत होती है, क्योंकि जो भी लीव्स होते हैं उनको पिक करने के लिए या उनको काटने के लिए जो लेबर होता है उसके अलावा दूसरी जो मशीन्स होती है उनको काफी अधिक मात्रा में हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनके कुछ लिमिटेशन वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे विश्व तौर पे जो अच्छी क्वालिटी की जो टी होती है उसका प्रोडक्शन हमें केनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका यहाँ पे ही देखने को मिलता है, क्योंकि इन्हीं देशों में जो टी होता है उसका क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए जो कोई भी जमीन चाहिए या जो कोई भी क्लाइमेट होना चाहिए वो हमें इन्हीं देशों में देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ का जो भी टी होती है वो विश्व में सबसे प्रसिद्ध होती है। यहाँ पे साइड की पिक्चर में आप ये जो प्लांटेशन ऑफ द टी देख रहे हैं इट इज अ पिक्चर ऑफ द टी बाग। जो टी की जो भी बाग होती है उसकी ये पिक्चर यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। चलते हैं आगे। आगे अब यहाँ पर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर टू द एफर्ट टू मेक increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. This can be achieved in many ways such as increasing the cropped areas, the number of crop grown, improving the irrigation facilities, use of fertilizers and high yield varieties of the seeds. Mechanization of the agriculture is also another aspect of agriculture development. The ultimate aim of the agriculture development is to increase the food security. Developing countries with the large population usually practice intensive agriculture where the crops are grown on the small holding mostly for substances. Large holding are more suitable for the commercial agriculture as in USA, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए यहाँ पे अगर हमें एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट इस चीज को समझना है या हम एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहते हैं तो उसके पीछे का रीजन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जो आज के दिनों में जो भी हमारी जनसंख्या है, जो भी हमारी पॉपुलेशन है वो जो बढ़ रही है, उसकी जो आने वाले समय में जो भी फूड की डिमांड है अगर उसको हमें पूरा करना है तो यहाँ पे हमें एग्रीकल्चर को डेवलप करना ही है। इसी चीज को कहा जाता है, इसी सोच को कहा जाता है
एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और ये जो आने वाली पीढ़ी है या आने वाली जो भी पॉपुलेशन होगी जिसकी ग्रोथ आज के दिनों में हम देख रहे हैं, अगर उसे हम सही मात्रा में जो फूड होता है अगर उन्हें प्रोवाइड करना है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हमें जो क्रॉप का एरिया है उसे बढ़ाना पड़ेगा। उसी समय जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो क्रॉप को हम उगाते हैं उनकी जो संख्या है उसे भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। मतलब एक ही जमीन के टुकड़े पे हमें भिन्न भिन्न प्रकार के क्रॉप को उगाना पड़ेगा और ये हमें एक ही समय पे सेम टाइम पे ही करना होगा, तभी हम हमारा प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। या जो हमारी इरिगेशन की फैसिलिटीज है, मतलब जो सिंचाई की जो कोई भी व्यवस्थाएं हैं उनको हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम किसी एक एरिया में जो सिंचाई की जो सुविधा है अगर उसको बढ़ाते हैं तो उस एरिया में साल में 2 से 3 बार वहां पे उस एरिया में उस जमीन पे हम क्रॉप को उगा सकते हैं और इस तरह से वहां पे हम जो कोई भी क्रॉप्स होते हैं उनका जो भी प्रोडक्शन है या उसको बढ़ा सकते हैं। और उसी प्रकार से यहाँ पे हम जो भी फर्टिलाइजर होता है या जो भी हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ द सीड्स होती है उनका भी इस्तेमाल काफी अधिक तौर पे यहाँ पे हमें करने की जरूरत होती है। यहाँ पे या तो हम जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं और जो प्रोसेस्ड या जो भी जेनेटिक बीज है उनके इस्तेमाल से यहाँ पे हम काफी अधिक मात्रा में जो भी हमारा फसल का प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं। फसल को काफी अधिक मात्रा में प्रोड्यूस करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है जो कोई भी खेती है उसका मैकेनाइजेशन, क्योंकि जो मैकेनाइजेशन होता है जो भी हम खेती करते हैं उसके लिए जो भी लागत खर्च आता है वो काफी कम आता है। उसी समय सही समय पे हम क्या करते हैं, जो भी खेती के लिए जो भी आवश्यक उसका कल्टीवेशन है उसको हम सही टाइम पे सही समय पे कर पाते हैं, जिसके कारण जो कोई भी फसल होती है उससे जो भी पैदावार हमें आती है वो हमें ज्यादा आती हुई देखने को मिलती है। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है उसका अल्टीमेट गोल यहाँ पे या उसका अल्टीमेट एम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी मतलब जो कोई भी आने वाली जो जनरेशन है अगर उस जनरेशन के लिए हम सही मात्रा में मतलब सफिशिएंट वे में अगर फूड को या ग्रेन को प्रोड्यूस कर सके तो इसी चीज को कहा जाता है फूड सिक्योरिटी। तो देखिए जो कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज होती है मतलब जो कोई भी विकसनशील राष्ट्र होते हैं उन देशों में जो पॉपुलेशन होती है जो जनसंख्या होती है वो काफी अधिक हमें देखने को मिलती है। तो इन देशों में हमें खास तौर पे जो इंटेंसिव जो एग्रीकल्चर होता है वो देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर होता है यहाँ पे इस एरिया में जमीन की जो होल्डिंग होती है वो काफी कम हमें देखने को मिलती है। मतलब यहाँ के जो भी लोग होते हैं यहाँ के जो भी किसान होते हैं उनके पास छोटे छोटे जमीन के टुकड़े होते हैं और ये जो जमीन के टुकड़े होते हैं उस एरिया में इंटेंसिव एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलता है। और ये जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वो खासकर सब्सटेंस फार्मिंग के तौर पे ही हम देख सकते हैं। यहाँ पे सब्सटेंस फार्मिंग से मतलब होता है जो कोई भी परिवार हो अगर उस परिवार की जरूरतों को अगर हमें पूरा करना है तो उसके लिए वो जो जमीन का टुकड़ा है उस जमीन के टुकड़े में जो कोई भी फसल को लिया जाता है और उस जमीन के टुकड़े से जो कोई भी पैदावार निकलती है और उसी पे जो परिवार होता है उसका गुजारा हमें देखने को मिलता है तो उसी को कहा जाता है सब्सटेंस फार्मिंग। तो इसी प्रकार की फार्मिंग हमें डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलती है। और जो कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है जो हमें खासकर यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, इन देशों में जो जमीन की होल्डिंग होती है वो काफी बड़ी हमें देखने को मिलती है। मतलब हजारों हेक्टर ऑफ लैंड यहाँ पे एक ही फार्मर के द्वारा उसे जोता जाता है या वहां पे उसके द्वारा खेती हमें देखने को मिलती है। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर हम दो देशों की बात करेंगे, एक तो इंडिया की और दूसरी यहाँ पर हम बात करेंगे यूएसए की। इंडिया में किस प्रकार की खेती हमें देखने को मिलती है वो हमें जो सबसे ऊपर वाली ये जो दो पिक्चर्स है वहां पे देखने को मिल रहा है। इंडिया में फार्मिंग के तौर पे बैल और जो प्लगशायर होता है वो पारंपरिक तौर पे या ट्रेडिशनल तौर पे ही हमें देखने को मिलता है। उसी समय जो यूएसए के जो फार्म होते हैं वो काफी बड़े हमें देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे खासतौर जो मशीन्स होती है उनका इस्तेमाल फार्मिंग में किया जाता है। दूसरी पिक्चर में यहाँ पे हमें जो एग्रीकल्चर की जो फील्ड्स है वो देखने को मिल रहे हैं। मतलब इस प्रकार के छोटे छोटे लैंड के टुकड़े यहाँ पे इस एरिया में हमें देखने को मिल रहा है। उसी समय नीचे जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उसका जो स्प्रे है वो हमें यूएसए में देखने को मिलता है, जो कि एरोप्लेन्स के द्वारा या जो विमान होते हैं उनके द्वारा खेती में
जो पेस्टिसाइड होते हैं उसको स्प्रे किया जा रहा है। मतलब जो यूएसए है वहां पे काफी अधिक मात्रा में हमें जो खेती है उसका मैकेनाइजेशन देखने को मिलता है, और जो हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में आज भी हम खास तौर पे जो ट्रेडिशनल वे की जो खेती होती है उसी को करते हुए कई सारे इलाकों में देख सकते हैं। यहाँ पे साइड में एक डू यू नो हमें देखने को मिल रहा है, उसे भी जरा देख लेते हैं। Food security exists when all people at all time have access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for the active and healthy life। तो देखिए यहाँ पे जो फूड सिक्योरिटी होता है उसका कंसेप्ट यहाँ पे बताया गया है। आखिरकार हम फूड सिक्योरिटी किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे जब सभी लोग, मतलब जो भी हमारे विश्व की पूरी जनसंख्या है, अगर इन लोगों को सही टाइम पे सही मात्रा में अगर जो भी फूड हो उसकी अवेलेबिलिटी हो, तो उस प्रकार की जो सिचुएशन होगी उसे हम कहेंगे फूड सिक्योरिटी। यहाँ पे जो फूड की सिक्योरिटी होती है उसमें जो फूड मिलना चाहिए वो सफिशिएंट होना चाहिए, मतलब पूरी सी मात्रा में वहां पे हमें फूड मिलना चाहिए, उसी समय वो सेफ भी होना चाहिए, और वहां पे जो भी फूड मिलता हो वो न्यूट्रिशियस हो, मतलब वो प्रोटीन युक्त हो, तो जिसके कारण यहाँ के जो भी लोग हमारे अर्थ पे रहते हैं उनका जीवन एक्टिव हो और वो एक हेल्दी लाइफ को जी सके। इस प्रकार की सिचुएशन या इस प्रकार का प्रोसेस या इस प्रकार का सिस्टम जब हम देखेंगे तो उसे कहा जाता है फूड सिक्योरिटी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो हमारी 8वीं क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है उसके 4th चैप्टर को इन डिटेल में पढ़ा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जो कोई भी आपके सुझाव हो उसको जरूर लिखें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। उसी समय जो टेलीग्राम का चैनल है उसे भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड जो कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जो अपनी पढ़ाई है उसे जारी रखें और वेट कीजिए आने वाली हमारी अगली वीडियो का। मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में।